हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आ गया हूं एक नए मानहवा के साथ। और दोस्तों, ये मानहवा भी पिछले वाले की तरह ही पूरी तरह ओवरपावर्ड और धमाकेदार है। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द लेकर आऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लेना। दरअसल मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये वीडियो बना दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। इन बच्चों ने बचपन से ही सबसे खतरनाक और बेरहम ट्रेनिंग झेली है और आज उनका असली इम्तिहान शुरू होने वाला है, एक घातक फाइट के रूप में। जब हमारे हीरो ज़ीक की बारी आती है, वह बिल्कुल शांत होकर आगे बढ़ता है। कुछ ही मूव्स में वो अपने विरोधी को गुस्सा दिला देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जब ओपोनेंट पलटवार करने की कोशिश करता है, ज़ीक बड़ी आसानी से उसकी पकड़ से निकल जाता है, जिससे इंस्ट्रक्टर तक हैरान रह जाता है। और फिर हमारा एमसी उसे जोर से जमीन में पटक देता है और जीत पक्की कर लेता है। सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो बंदा जमीन पर गिरा पड़ा है वही इस बैच का सबसे टॉप माना जाता था। और ज़ीक, उसे तो हमेशा एक कमजोर बेकार लड़का समझा जाता था। लेकिन आखिर हमारा एमसी इतना ताकतवर कैसे बन गया? क्योंकि वो एक रिग्रेसर है। मिलिए ज़ीक ड्रेकर से, जो ड्रेकर हाउसहोल्ड में जन्मा, एक ऐसी फैमिली जिसमें लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर्स का खून बहता है। लेकिन उसका ये गौरव ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही परिवार ने उसे त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने चाहा था एक तलवारबाज, और ज़ीक पैदा हुआ एक कर्स्ड हीलर के रूप में, जिसे कोई महत्व नहीं देता था। ताकत की तलाश में ज़ीक ने महाद्वीपों की यात्राएं की और एक दिन उसे एक एंशिएंट रेलिक मिली, एक ऐसा खजाना जिसे खुद सम्राट पाना चाहता था। लेकिन आखिरकार सम्राट द्वारा भेजे गए सैनिकों ने उसे घेर लिया। ज़ीक इतनी बुरी तरह घायल हुआ कि उसकी हीलिंग मैजिक भी उसे बचा नहीं सकी। पर किस्मत ने अभी उसके लिए अपना असली खेल शुरू भी नहीं किया था। जिस प्राचीन रेलिक को ज़ीक ने हासिल किया था, उसी ने उसकी जिंदगी पलट कर रख दी। वह रेलिक एक ऐसा अपग्रेड सिस्टम ट्रिगर करता है जो ज़ीक को वापस उसके कम उम्र वाले शरीर में भेज देता है। लेकिन इस बार एंशिएंट पावर्स पूरी तरह अवेकेंड थीं। यहीं से शुरू होती है ज़ीक की असली कहानी, ड्रेकर हाउसहोल्ड की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जिसे क्रेडल कहा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसके परिवार की असलियत समझना जरूरी है। ड्रेकर परिवार 3 महान ट्रांसेंडेंट हाउसहोल्ड्स में से एक। इनकी पहचान की जड़ें जुड़ी हैं उनके एंसेस्टर ताकन ड्रेकर से, वो हीरो जिसने 1000 साल पहले ईविल ड्रैगन बहामुत को मारकर इस दुनिया को बचाया था। और उसी जीत ने ड्रेकर परिवार को इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्लड लाइन्स में से एक बना दिया। शायद इसी लेजेंड का असर था कि ड्रेकर की हर नई पीढ़ी ऑरा की ब्लेसिंग लेकर पैदा होती थी। हाई टियर ऑरा अवेकन करना उनके लिए बच्चों का खेल था, और इसी वजह से वो बेहतरीन नाइट्स बनते आए हैं। लेकिन ये सब तब तक था जब तक ज़ीक पैदा नहीं हुआ। ज़ीक अपने परिवार का पहला ऐसा बच्चा था जो ऑरा वील्ड ही नहीं कर पाता था। यही वजह थी कि उसे हमेशा एक बोझ, एक नाकाम हेयर की तरह देखा जाता था। अब रिग्रेशन के बाद ज़ीक अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था, बिल्कुल केयर फ्री, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी अचानक टिंग, सिस्टम विंडो की आवाज सुनकर वह घबरा जाता है। वह तुरंत सतर्क हो जाता है, आसपास की हर आवाज को ध्यान से सुनता है। लेकिन कमरा खाली था। ज़ीक सोचता है शायद उसे भ्रम हुआ होगा, पर तभी कई और सिस्टम विंडोज खुल जाती हैं। इन सबके बीच एक सिस्टम विंडो में ऐसा राज था जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक और दमदार था। सिस्टम की अगली विंडो एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाए। ज़ीक की आत्मा में एल्डर ड्रैगन की विल समा चुकी है और अब वह उसकी सोल के साथ पूरी तरह मर्ज हो गई है। कुछ ही पलों में ज़ीक को सिस्टम के एक हिस्से पर अधिकार भी मिल जाता है, और एक्टिवेशन पूरा होते ही उसकी आंखों के सामने सैकड़ों सिस्टम विंडोज चमक उठती हैं। पहली विंडो उसके पूरे स्टैट्स दिखाती है, उसकी क्लास, स्किल्स और एक बेहद अनोखी कैटेगरी, ड्रैकोनियन स्किल। यह स्किल तभी खुल सकता है जब ज़ीक कुल 10 कार्मा पॉइंट्स इकट्ठा करे। लेकिन फिलहाल उसके कार्मा पॉइंट्स 0 थे। जिज्ञासा में वह सिस्टम से छेड़छाड़ शुरू करता है और धीरे धीरे उसे ऑपरेट करना सीख जाता है। इसी दौरान एक चीज उसकी नजर सबसे ज्यादा खींचती है, क्लास स्किल्स। इस शब्द ने उसे चौंका दिया, क्योंकि क्लास स्किल ड्रैगन भाषा का शब्द है जो इस युग में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। उसने यह शब्द सिर्फ अपने मास्टर से सुना था। उसके मास्टर, जो एक महिला थीं, बताया करती थीं कि प्राचीन युग में लोग अपनी ताकत के आधार पर खुद को क्लासेस में बांटते थे, और हर क्लास की अपनी अलग ही विशेष तकनीकें होती थीं, जिन्हें स्किल्स कहा जाता था। चूंकि ज़ीक की क्लास एक हीलर है, इसलिए उसकी स्किल भी हीलिंग ही है। अवेकन होने के बाद उसकी मास्टर ने उसे इतनी क्रूरतापूर्वक ट्रेन किया था कि वह मौत के करीब पहुंच जाता था। उसकी यादों में आज भी वह दर्द ताज़ा है, वह दर्द जो उसकी मास्टर सिर्फ इसलिए देती थी ताकि वह दर्द को खुद ही हील करना सीख सके। खैर, ज़ीक ठान लेता है कि सिस्टम जो कह रहा है वह सच है या नहीं, यह उसे खुद चेक करना होगा। वह अपनी शक्ति एक्टिवेट करता है और उसी पल उसे एहसास होता है, हाँ,
वह सच में एक हीलर है। जीक हैरान रह जाता है क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वह हीलर बना था 20 साल की उम्र के बाद, तभी जब उसका ईथर हॉल पहली बार खुला था। लेकिन अब वह हीलिंग एबिलिटी इस्तेमाल कर पा रहा है, जिसका सीधा मतलब है उसका ईथर हॉल पहले से ही खुल चुका है। यह खबर उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं। न सिर्फ वह अपनी सारी यादों के साथ अतीत में लौटा है, बल्कि उसकी स्किल्स भी उसके साथ वापस आ चुकी हैं। यानी अब जीक के पास ऐसा एडवांटेज है जो किसी के पास नहीं। वह सिस्टम को और एक्सप्लोर करने वाला ही था कि अचानक कोई उसके कमरे के बाहर से उसका नाम पुकारता है। जीक घबराकर तुरंत सारी सिस्टम विंडोज को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वह शख्स बिना इंतजार किए दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जीक का प्राइवेट सर्वेंट डेकर है। वह यह देखने आया है कि यंग मास्टर उस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन जीक को तो पता ही नहीं कि आज उसे किस बात के लिए तैयार होना है। यह बात सुनकर डेकर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि यंग मास्टर इतना बड़ा दिन ही भूल गया। उसकी आंखों की दहशत भरी नजर और जीक का बेचैन होकर कांपना सब कुछ साफ दिखाता है कि वह हमेशा से डेकर से डरता आया है। अपनी पिछली जिंदगी की याद आते ही जीक को फिर वही पुराना डर महसूस होता है। हालांकि जीक का दिमाग 32 साल के अनुभवी व्यक्ति का है, लेकिन जिस शरीर में वह लौटा है उस शरीर में छुपा डर अभी भी जिंदा है। उसके भीतर का सबकॉन्शियस अब भी डेकर की दहशत महसूस करता है। और तभी अचानक उसकी एक क्लास स्किल अपने आप सक्रिय हो जाती है, कंपोज्ड माइंड। कुछ ही सेकंड में जीक का कांपना रुक जाता है, चेहरे से डर का हर निशान गायब हो जाता है। यह स्किल किसी भी परिस्थिति में यूजर के मानसिक हालात को स्थिर रखती है। यानी वह चाहे कितना भी डरावना माहौल हो, मन पूरी तरह शांत और स्थिर रहेगा। जीक को यह स्किल बेहद सुविधाजनक लगती है क्योंकि यह खुद से सक्रिय हो जाती है। उधर डेकर बार बार वही बात दोहरा रहा था, अपने यंग मास्टर को उस महत्वपूर्ण इवेंट की याद दिलाने की कोशिश करते हुए। लेकिन जीक पहले जवाब नहीं देता। आखिरकार डेकर के बार बार जोर देने पर वह ध्यान देता है और मान भी लेता है कि उसे याद है। हाँ, उसे याद था। पैंक्रेशन इवैल्यूएशन टेस्ट। पैंक्रेशन क्या है, इसे समझने के लिए ड्रेकर परिवार की ट्रेनिंग व्यवस्था जाननी होगी। ड्रेकर परिवार में हर बच्चे की ट्रेनिंग 7 साल की उम्र से शुरू होती है और यह होती है क्रेडल नाम की संस्था में, जहां 5 साल तक बच्चों को सबसे सख्त बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल इंस्ट्रक्टर्स बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, तलवारबाजी और लड़ाई दोनों में। और यह लड़ाई होती है पैंक्रेशन, एक ऐसी कॉम्बैट टेक्निक जिसमें कोई भी नियम नहीं होते, एकदम नो होल्ड्स बार्ड फाइट, जहां विरोधी इंस्ट्रक्टर चुनते हैं या कभी कभी बच्चे खुद भी चुन लेते हैं, बशर्ते दोनों राजी हों। चूंकि इसमें कोई नियम नहीं तो चोट लगना तो आम बात है और कई बार बच्चे जान से भी हाथ धो बैठते हैं। लेकिन यह परीक्षा तय करती है कि अकादमी में किस बच्चे को कौन सी क्लास मिलेगी, इसलिए हर बच्चा अपनी जान लगा देता है। और अब पैंक्रेशन का दिन आखिरकार आ ही गया। सैकड़ों छात्र विशाल एम्फी थिएटर में इकट्ठा खड़े हैं, उस लड़ाई के लिए जहां डर की जगह सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। एम्फी थिएटर के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं मुख्य प्रशिक्षक, और आज वे सबको याद दिलाते हैं कि यह वही दिन है, पैंक्रेशन का दिन, और यही उनकी सालाना मूल्यांकन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी छात्र जोरदार उत्साह के साथ जवाब देते हैं। उनकी आवाजें पूरे मैदान को हिला देती हैं। उनकी यह ऊर्जा देखकर स्वयं इंस्ट्रक्टर भी प्रभावित हो जाता है। इस कठोर ट्रेनिंग का नेतृत्व करने वाला यह व्यक्ति है हेड इंस्ट्रक्टर पैनमार्क, और बिना समय गंवाए वह प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश दे देता है। भीड़ में छात्र एक दूसरे को देखते हुए फुसफुसाते हैं क्योंकि जीक भी उनके बीच खड़ा है। कुछ छात्र मजाक उड़ाते हैं कि पिछले साल की बेइज्जती के बाद भी जीक फिर से यहां खड़ा है। पहला मुकाबला शुरू होता है और एरन नाम का एक छात्र अपने विरोधी को एक अपरकट में ही खत्म कर देता है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म। बाकी छात्र इस तेज जीत से हैरान हैं, पर जीक, उसे तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। वह याद करता है उसकी पिछली जिंदगी में जिन लड़ाइयों का उसने सामना किया था। उनके सामने यह तो बच्चों का खेल है, इसलिए वह जम्हाइयां लेते हुए बिल्कुल बोर होकर अपनी बारी का इंतजार करता है। इसी बीच एक छात्र लगातार उसी पर घूर रहा है, लियोन कॉनराड। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब उसकी लड़ाई जीक से होगी। आखिरकार समय आ ही जाता है। जीक की बारी घोषित होती है और उसका विरोधी कौन निकलता है? वही लियोन कॉनराड। जैसे ही जीक जम्हाई लेते हुए अपनी थकी आंखें मसल रहा था, लियोन अचानक उस पर एक ताना कस देता है, उसे उसी ह्यूमिलिएशन की याद दिलाते हुए जो पिछले साल हुई थी। बेशक जीक वह दिन कभी नहीं भूला। उसे अभी भी याद है वह पल जब वह लियोन से माफी मांगने के लिए घुटनों पर गिर पड़ा था। वह यादें आज भी चुभती हैं, लेकिन अब वह बीता हुआ कल है।
लियोन हर साल उसका ओपोनेंट रहा है और ज़ीक उसे बहुत अच्छी तरह जानता है, कैसे वह गंदा खेल खेलता है, कैसी घटिया फैमिली से आता है और कैसे उसने इस बार भी मैच फिक्सिंग करके ज़ीक को अपना विरोधी बनवाया होगा। ज़ीक तो कहता है काटने वाला कुत्ता भी चल जाएगा, पर ऐसा घटिया कजन नहीं। अपनी पिछली जिंदगी में ज़ीक को कभी अपने 4 असली भाई बहनों से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन दर्जनों कजिन्स थे और उनमें से आधे से ज्यादा उसके साथ बदसलूकी करने में ही खुश रहते थे। इसी बीच लियोन दोबारा जोर से ज़ीक का नाम पुकारता है और फिर से वही पुराना ह्यूमिलिएशन उसके सामने रखता है। वह ताना मारता है कि क्या पिछली बार की बेइज्जती कम थी जो ज़ीक फिर से पैनक्रेशन देने चला आया। लियोन एक के बाद एक वर्बल पंचेज मारता जा रहा था, पर ज़ीक वह बिल्कुल शांत, एकदम ठंडा, कंपोज्ड माइंड स्किल के चलते उसका मन जरा भी नहीं डगमगा रहा था। लेकिन शांत रहने की भी हद होती है। ज़ीक किसी छोटी सी कीड़े जैसी औकात वाले इंसान की बकवास हमेशा नहीं झेल सकता, और जैसे ही ज़ीक थोड़ा सा जवाब देता है, लियोन का गुस्सा भड़क उठता है। इस बार तो वह हद पार कर देता है। वह आगे बढ़कर ज़ीक के सिर को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन लियोन का यह बेवकूफाना कदम उसके ही गले पड़ जाता है, क्योंकि उसी पल ज़ीक उसकी शक्ल पर एक ढांसू मुक्का जड़ देता है। मुक्का इतना जोरदार कि लियोन सीधा उछलकर दूर जा गिरता है। यह क्रूर पंच संभव हुआ ज़ीक की स्किल क्रिटिकल स्ट्राइक की वजह से। यह एबिलिटी सामने वाले को भारी नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। अगर हमला चूक गया तो काउंटर भी हो सकता है, पर ज़ीक का पंच बिल्कुल परफेक्ट, काउंटर का तो सवाल ही नहीं। अब वो निकम्मा लियोन जमीन पर तड़प रहा है, चेहरा पकड़कर दर्द में कराह रहा है, और ज़ीक वह तो बस सोच रहा है कि उसका इरादा तो सिर्फ उसे बेहोश करने का था, स्किल को एक्टिवेट करने का नहीं। इंस्ट्रक्टर तुरंत दौड़कर उस घायल कमीने की मदद करता है और ज़ीक को डांटने लगता है कि मैच शुरू होने से पहले हमला क्यों किया। लेकिन हमारा लड़का पूरी तरह ठंडा, एकदम बेपरवाह लहजे में कहता है, अरे जब हम एरिना में खड़े ही हैं तो किसी के शुरू बोलने का इंतजार क्यों करना चाहिए, क्योंकि जिसे पहले प्रहार करने का मौका मिल जाए वही लड़ाई में बढ़त ले लेता है। और ज़ीक इस मौके को कभी नहीं छोड़ता। उसकी आंखों में जो खून खौलाने वाला इंटेंट है, उसकी मौजूदगी ही इंस्ट्रक्टर को कांपने पर मजबूर कर देती है। उधर लियोन अपने टूटे हुए अहंकार को संभालते हुए इंस्ट्रक्टर से कहता है, सब ठीक है, लड़ाई शुरू होने दो, क्योंकि अगर वह इस समय पीछे हट गया तो यह उससे भी बड़ी बेइज्जती होगी जो पहले हुई थी। जैसे ही इंस्ट्रक्टर सिग्नल देता है, लियोन बिना सोचे समझे अपने ओपोनेंट की तरफ झपटता है, लेकिन उसकी यही लापरवाही उसे सीधा मुंह पर एक जोरदार पंच दिला देती है। सबसे हैरानी की बात, ज़ीक का मारा हुआ ये पंच लियोन को बिल्कुल भी दर्द नहीं देता। पहले तो लियोन को सीधा पंच खाने से डर लग रहा था, खासकर पहली बार की दर्दनाक याद के बाद। लेकिन जब उसे महसूस होता है कि ये वाला पंच कुछ भी नहीं था, बस यहीं से शुरू होता है उसका ओवर कॉन्फिडेंस मोड ऑन। उसे लगता है बस गार्ड अप रखना है तो ज़ीक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लियोन जल्दी ही नोटिस करता है कि ज़ीक फिर से अपने लेफ्ट हैंड से काउंटर मारने आ रहा है। वो तुरंत झुक जाता है और उसी पल का फायदा उठाते हुए ज़ीक को पकड़कर उसे जमीन पर पटकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक ऐसा तेज अटैक होता है कि हम तक नहीं देख पाते कि हुआ क्या। लियोन वहीं खड़ा कांप रहा है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा हिला दी हो। साइड में खड़ा इंस्ट्रक्टर तक दंग रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि 12 साल का बच्चा इतनी साफ सुथरी प्रो लेवल की मूव खींच सकता है। जैसे ही लियोन ने ज़ीक का काउंटर डॉज किया और उसे गिराने की कोशिश की, इंस्ट्रक्टर को लगा था बस अब लियोन जीतने वाला है। लेकिन उसी पल ज़ीक ने एकदम सटीक टाइमिंग से लियोन की ठोड़ी पर पंच मारकर उसकी पकड़ तोड़ दी। ये गलती लियोन की थी। ज़ीक को कम आंककर उसने सोचा था कि जीत उसकी जेब में है। लेकिन हमारा ज़ीक भाई बिल्कुल कूल एज कुकुम्बर, चाहे उसका पिछला काउंटर मिस क्यों ना हुआ हो। उसकी फोकस, टाइमिंग और इतनी परफेक्ट हिट देने की स्किल अपने आप में एक अलग स्तर का टैलेंट है। इंस्ट्रक्टर अब सच में सोचने लगा है, क्या ये वही ज़ीक ड्रेकर है जिसे वो अब तक जानते थे। उधर वो बदतमीज लियोन भाई पंच पड़ते ही पूरी तरह हिल चुका है, दिमाग झटका खा चुका, शरीर लड़खड़ा रहा है और रिएक्ट करने से पहले ही उसे एक और जोरदार हिट पड़ती है जिससे वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था। किसी तरह खुद को संभालकर लियोन एक पलटवार का पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ीक की क्लास स्किल हाइटेंड सेंस अपने आप एक्टिव हो जाती है। इस स्किल से ज़ीक को सब कुछ 960 FPS स्लो मोशन में दिखने लगता है। मतलब लियोन का पंच उसके लिए तो चाय पीते पीते बच जाने वाला सीन बन गया। जैसे ही पंच उसके पास से गुजरता है, ज़ीक तुरंत लियोन के फैले हुए हाथ को पकड़ता है और सीधा उसे जमीन पर स्लैम डंक कर देता है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि नीचे की जमीन ही फट पड़ी। और तभी एक्टिव होती है एक और स्किल, प्रिसाइज स्टैब, जो ज़ीक को लियोन के कमजोर पॉइंट्स पर सटीक और क्रिटिकल डैमेज देने में मदद करती है। लियोन को जमीन पर पिन करके ज़ीक अपनी मुट्ठी कसता है, उसके चेहरे को चकनाचूर करने के लिए तैयार।
बेचारा लियोन डर के मारे मिन्नतें करने लगता है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन भाई ज़ीक, नो मर्सी मोड ऑन। ज़ीक सीधा उसकी शक्ल पर एकदम सटीक और दर्दनाक पंच उतार देता है। इसकी बर्बरता देखकर इंस्ट्रक्टर तक पसीने पसीने हो जाता है और आसपास के सभी बच्चे बिल्कुल खामोश, डर के मारे स्पेक्टेटर मोड में जम गए। आखिरी हिट के बाद ज़ीक को एक अजीब सा संतोष महसूस होता है। अपने बुली को धूल चटाकर उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा है और अब उसे पूरा भरोसा है कि इस छोटे से शो के बाद उसके बाकी कजिन उससे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। हालांकि ज़ीक को इतना फर्क भी नहीं पड़ता। अगर इनमें से कोई भी फिर जरा सा भी कुछ बोलने या करने की हिम्मत करेगा, ज़ीक उन्हें हमेशा के लिए चुप कर देगा। लेकिन लगता है पिछली धुलाई भी इन निकम्मे लौंडों को सीधा करने के लिए काफी नहीं थी। इन्हीं में से एक ओवर कॉन्फिडेंट छोकरा जेन वार्ड, जिसकी अकड़ आसमान छू रही है, आगे आता है और हमारे लड़के को पैनक्रेशन मैच के लिए चैलेंज कर देता है। जनाब सोचते हैं कि उनकी बातें नहीं, उनके घूंसे बोलेंगे। ज़ीक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे तो लगता है अगर जेन अकेला आएगा तो लड़ाई बोरिंग हो जाएगी। तो हमारा लड़का खुद ही ऑफर देता है, चाहो तो अपने कुछ और चमचे भी साथ ले आओ, मजा आएगा। सीधे वह एक और स्टूडेंट का नाम लेता है, लियम स्टोन, और कहता है कि वो भी जेन के साथ आए। अब लियम तो बस जेन का चपरासी जैसा है, तो ये बात जेन के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं। उसका अहंकार चिथड़े चिथड़े हो जाता है। क्या मुझे इस बच्चे से लड़ने के लिए किसी की मदद चाहिए? ये सोचकर ही उसका खून खौलने लगता है। लेकिन ज़ीक का एक एक ताना जेन की नसें और ज्यादा खींच देता है। अब वो गुस्से में उबल रहा है, ज़ीक का मुंह तोड़ने की तैयारी में। जब दोनों एरिना में खड़े होते हैं, इस बार इंस्ट्रक्टर साफ साफ चेतावनी देता है, ज़ीक कमांड से पहले हिलना मत। और मजे की बात, जेन अपना नौकर लियम सच में साथ लाया है। ये देख ज़ीक और भी खुश, क्योंकि ज़ीक की पिछली जिंदगी में लियम कोई मामूली बच्चा नहीं था। उल्टा वो तो एक महान फाइटर था जिसे मर्सनरी किंग का खिताब मिला था। उस समय जेसन का नौकर होने के बावजूद लियम ने क्रैडल में एडमिशन लिया था, लेकिन दूर के रिश्तेदार होने के कारण उसे कभी सही शिक्षा नहीं मिली। वह बेताब था कि उसे एकेडमी वल्हाला में एडवांस ट्रेनिंग मिले, पर किस्मत ने उसे एक छोटे से देश बैरनन की नाइट ऑर्डर में धकेल दिया। बैरोनन के गिरने के बाद लियम ने बतौर मर्सनरी अपना सफर शुरू किया। उस अशांत दौर में ताकतवर लोग खुद ब खुद लोगों को आकर्षित करते थे और लियम भी धीरे धीरे उसी राह पर आगे बढ़ता गया। सालों तक मर्सनरी के तौर पर लड़ते लड़ते लियम उठकर बना रेड नाइट और फिर अपना खुद का ग्रुप खड़ा किया, स्टोन मर्सनरीज। उसने 3 सबसे बड़े मर्सनरी ग्रुप्स को एकजुट किया और इसी वजह से उसे मिला खिताब मर्सनरी किंग। जब एम्पायर ने स्टोन मर्सनरीज को हायर किया, लियम कॉन्टिनेंटल वॉर्स में उतरा, जहां ज़ीक और उत्तरी योद्धाओं ने उसे एक भयंकर दुश्मन के रूप में फेस किया था। लेकिन इस बार कहानी अलग है। इस बार ज़ीक ने ठान लिया है कि वो अपनी किस्मत को खुद फिर से लिखेगा। इंस्ट्रक्टर के सिग्नल देते ही जेन पूरे कॉन्फिडेंस में ज़ीक की तरफ झपटता है और इतनी ताकत से पंच मारता है कि आसपास की हवा तक कांप जाती है। लेकिन ज़ीक भाई ऐसे कैजुअली उस पंच को पकड़ लेता है जैसे किसी ने हल्की हवा फेंकी हो। जेन गुस्से में ज़ीक का हाथ झटक कर एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये किक तो उसके ही पैर का सत्यानाश कर देती है। जैसे ही उसकी किक लगती है, उसे लगती है भीषण दर्द की लहर, क्योंकि उसने हिट किया था ज़ीक के स्ट्रॉन्ग बैरियर को, जो उसके एल्बो के आसपास एक्टिव था। इससे जेन की टांग बुरी तरह चोटिल हो जाती है। जेन अपने घायल पैर को देख ही रहा था कि ज़ीक तेजी से आगे बढ़ता है, मुट्ठी कसता है, अपनी स्किल एक्टिव करता है और उसके चेहरे पर विनाश का पंच बरसाने को तैयार हो जाता है। बेचारा जेन डर से तुरंत अपना चेहरा हाथों से ढक लेता है। लेकिन ज़ीक का हमला तो अब रुकने वाला नहीं। लगता है जेन ने ज़ीक की चाल को बुरी तरह गलत समझ लिया, क्योंकि हमारा लड़का तो उसके चेहरे पर मारने वाला था ही नहीं। ज़ीक सीधा जेन की घायल टांग पर वार करता है और उसके बाद बिना किसी ब्रेक के सीधे पसलियों पर एक ढांसू पंच जड़ देता है। ये पंच इतना खतरनाक था कि जेन खून उगलने लगता है और उसका पूरा ओवर कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड सब धूल में मिल जाता है। अब वो जमीन पर पड़ा है, ना इज्जत बची, ना अकड़, ना ताकत। गुस्से में तड़प कर वो अपने साथी लियम को चिल्ला उठता है, मार दो इस कमीने को। और अब वक्त है ज़ीक बनाम लियम का। लियम जैसे ही आगे बढ़ता है, वो पूरा का पूरा किलिंग इंटेंट छोड़ रहा है, जैसे किसी की जान लेने ही आया हो। लियम की सबसे बड़ी दिक्कत उसका हानिकारक लंबा रीच। अगर ज़ीक ने उसे पहले अटैक करने दिया तो मामला बिगड़ सकता है। इसलिए ज़ीक तुरंत अपनी स्टांस लेता है और खुद पहला वार करने का फैसला करता है। यही एक्टिव होती है उसकी दूसरी स्किल एस्लैश। स्किल एक्टिव होते ही ज़ीक इतनी तेजी से मूव करता है कि बाहर खड़े लोग बस उसकी परछाइयां देख पा रहे हैं, जैसे कई ज़ीक एक साथ हमला कर रहे हों। स्लैश स्किल उसे दुश्मन पर लगातार उग्र और बिना रुके हमला करने देती है, जिससे लियम की आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। साइडलाइन में खड़े लड़के डर के मारे कांप रहे हैं,
क्योंकि जो वो देख रहे हैं वो उनके लिए एकदम अविश्वसनीय है। ये क्या चीज है? ये इंसान है या कोई गीगा चैट मॉन्स्टर? दुनिया जहां तलवारबाजों का राज है, वहां ऐसे किसी खालिस फिस्ट फाइटिंग बीस्ट को देखना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जितनी खतरनाक ज़ीक की ये क्षमता दिखती है, उतना ही खतरनाक उसके शरीर पर इसका बोझ भी पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी खत्म नहीं हुई है। असल चुनौती है लियम का जानवर जैसा शरीर, जिसका हर हिस्सा मानो लोहे से ढला हो। ज़ीक जितने भी स्लैश, पंच और कॉम्बो मार रहा है, लियम बस गार्ड अप करके सब झेल रहा है। कोई काउंटर नहीं, कोई डॉज नहीं, सिर्फ कच्चा बेरहमी से सब सहना। जरा सोचो, ऐसा आदमी मर्सनरी किंग के रूप में कितना खतरनाक रहा होगा। ज़ीक को एहसास हो जाता है कि ये छोटे मोटे अटैक लियम पर असर नहीं करने वाले, तो वो अपनी आखिरी सबसे विनाशकारी स्ट्राइक तैयार करता है। एक ऐसा वार जो लियम की गार्ड को भी तोड़ दे। लेकिन जैसे ही ज़ीक वो हमला लॉन्च करता है, लियम उसे ऐसे डॉज कर देता है जैसे ये कोई मामूली हवा का झोंका हो। न कोई घबराहट, न आंखों में हल्की सी भी हरकत। वो बस अपने शरीर को थोड़ा सा मोड़कर वार को रीडायरेक्ट कर देता है। यहीं ज़ीक का खून खौलने लगता है। ये कमीना तो देख भी नहीं रहा था। अगले ही पल लियम मौका पकड़ लेता है। वो ज़ीक को सीधा हवा में उठा लेता है और उसे जमीन पर पटखनी देने ही वाला होता है। लेकिन ज़ीक भी बिना फाइट दिए गिरने वालों में से नहीं। हवा में उठे उठे ही वो लियम के सिर पर तेज वार करता है और अचानक उसकी क्लास स्किल हाइटेंड सेंस एक्टिव हो जाती है। अब ज़ीक पूरी तरह हालात पलट देता है। इस स्लोमो एडवांटेज का इस्तेमाल करके वो लियम को अपनी टांगों से एक घातक नेक होल्ड में जकड़ लेता है, जिससे लियम की ऑक्सीजन सप्लाई कट होने लगती है। चाहे उसका शरीर कितना भी मजबूत हो, दिमाग तक हवा न पहुंचे तो किसी भी दानव को गिरना ही पड़ता है। लेकिन लगता है ज़ीक ने लियम को कम आंका था। लियम उस पकड़ के अंदर भी बेरहमी से वार पर वार करता जाता है। एक एक पंच इतना भारी कि ज़ीक का खून उगलने लगता है। लेकिन ज़ीक अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। वो हर दर्दनाक झटके को सहता है और आखिरकार लियम का विशाल शरीर ढीला पड़ने लगता है। उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, दिमाग को हवा मिलना बंद हो जाता है और अंत में वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। फाइट खत्म होते ही पूरा मैदान सन्न पड़ा है। दर्शकों की सांसें गले में अटक गई हैं। उन्होंने आज तक इतनी जबरदस्त जानलेवा लड़ाई नहीं देखी। लेकिन भीड़ में एक ऐसा भी छात्र है जो डर या हैरानी नहीं, बल्कि जबरदस्त एक्साइटमेंट महसूस कर रहा है। वो तो बस इस पल का इंतजार कर रहा है कि कब उसकी बारी आए ज़ीक के खिलाफ लड़ने की। पैनक्रेशन का दिन खत्म होने के बाद हमारा लड़का अपने क्वार्टर्स लौटता है। वहां उसका नौकर उसकी हालत पूछता है, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि ज़ीक को मैचों के दौरान बुरी तरह चोट लगी। लेकिन ज़ीक, वो तो एकदम चिल मोड में, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। पर बूढ़ा नौकर मानने को तैयार नहीं। वो जोर देकर ज़ीक की नब्ज चेक करने की बात करता है। ज़ीक समझ जाता है ये बुजुर्ग जनाब असल में ये जांचना चाहते हैं कि ज़ीक ने ऑरा अवेकन किया है या नहीं। आखिरकार ज़ीक अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और तभी नौकर अपनी हथेली से एक नीली ऊर्जा ज़ीक की नब्ज में भेजता है। उसी पल ज़ीक ठिठक जाता है। ये नीली ऑरा, क्या ये बूढ़ा आदमी ब्लू नाइट है? क्योंकि सामान्यतः किसी की अवेकनिंग चेक करने के लिए लोग बस उनके डांटियन की जांच करते हैं। लेकिन ये आदमी जिस सटीकता और फिनेस से ज़ीक के शरीर में ऑरा प्रवाह कर रहा है, ये कोई साधारण कौशल नहीं। ऑरा को खुद पर काबू करना ही मुश्किल है, किसी और के शरीर में भेजना तो और भी खतरनाक और कठिन काम है। और इस बूढ़े की मास्टरी देखकर ये लगभग साफ है वो एक ब्लू नाइट है। वैसे हर नाइट एक जैसा नहीं होता। उन्हें उनके मार्शल प्रवेश और ऑरा नियंत्रण की क्षमता के आधार पर रैंक किया जाता है। सबसे निचला स्तर होता है व्हाइट सोर्ड्समैन, जहां ज्यादातर बच्चे ब्लेसिंग राइट से पहले ही आते हैं। येलो सोर्ड्समैन वो लेवल है जहां इंसान अपनी ऑरा को जागृत कर लेता है और उसका डैंटियन खुल जाता है। क्रेडल के सारे ट्रेनीज ब्लेसिंग रिचुअल के बाद येलो सोर्ड्समैन बन ही जाते हैं। और जब कोई अपनी ऑरा को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख जाता है, तभी उसे नाइट का खिताब मिलता है। पर्पल नाइट वो स्टेज है जहां इंसान अपनी तलवार को ऑरा से रीइंफोर्स कर सकता है, जबकि ब्लू नाइट वो दैत्य लेवल है जहां इंसान ऑरा ब्लेड मैनिफेस्ट कर पाता है। इसके बाद आता है वो रियल्म जिसे छूना भी नामुमकिन लगता है, वो लेवल जहां इंसान अपनी सीमाओं को पार कर चुका होता है। यही वो रियल्म था जहां मर्सनरी किंग लियम और हमारा लड़का ज़ीक पिछले जीवन में पहुंच चुके थे, यानी रेड नाइट। और उससे भी ऊपर होता है ब्लैक नाइट। लेकिन पूरे महाद्वीप में ऐसे राक्षस स्तर के लोग उंगलियों पर गिनने लायक हैं। इतनी सारी बातों के बाद ज़ीक के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, इतनी जबरदस्त स्किल रखने वाला ये बूढ़ा आखिर मेरे नौकर की नौकरी क्यों कर रहा है? ये तो कमांडर बनने लायक है। लेकिन ज़ीक को एक चीज का पूरा भरोसा है, चाहे वो कितना ही प्रोडिजी क्यों ना हो, ईथर डिटेक्ट करना असंभव है। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लोग ईथर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़ीक उन्हीं में से एक है। आखिरकार बूढ़ा अपनी जांच पूरी करता है, फिर गंभीर आवाज में ज़ीक से पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं?
जैसा कि हमेशा हमारा जीक पूरा कूल बनकर सीधा अनजान बनने लग जाता है, उल्टा पूछ डालता है, क्या आपको मुझसे ज्यादा कुछ पता है? कमरे में कुछ पलों की खामोशी छा जाती है, लेकिन जीक माहौल को हल्का दिखाने के लिए कह देता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। फिर भी बूढ़ा नौकर खुद को रोक नहीं पाता। वो झिझकते हुए पूछ ही लेता है, यंग मास्टर, आप इतना बदल कैसे गए? ये सुनकर हमारा लड़का एकदम ठिठक जाता है। धीरे धीरे पीछे मुड़कर वो अपने नौकर को घूरता है, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक। बटलर का सवाल पूरी तरह गलत था। जीक बदल क्यों गया, ये नहीं पूछना चाहिए था। असल सवाल तो ये होना चाहिए था, ये बदलाव इतना देर से क्यों आया? जीक साफ कह देता है कि यह तो बस शुरुआत है, आगे उसे इतनी चीजें देखने को मिलेंगी कि बार बार चौंकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस एक काम, मेरे आदेशों को मानो। बटलर तुरंत सिर झुका देता है, पूरी निष्ठा से अपने यंग मास्टर के आदेश स्वीकार करते हुए। फिर वो रिपोर्ट देता है कि जीक ने जो ट्रेनिंग रूम मांगा था वो पूरी तरह तैयार है और उसका इंतजार कर रहा है। जीक संतुष्ट होकर उसे आराम करने भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो अकेले चलता है उसके मन में एक शक जन्म लेता है, कहीं इस बूढ़े को मुझ पर नजर रखने के लिए तो नहीं लगाया गया? इससे बचने के लिए जीक एक चाल सोचता है। बटलर को दूर करने की जगह उसे अपने पास ही रखेगा, ताकि उसे मैनिपुलेट करके सारी जरूरी जानकारी खींच सके, क्योंकि उसे पता लगाना होगा कि आखिर किसने बूढ़े को उस पर नजर रखने भेजा है। वो जानता है कि उसकी माँ के लोग ये करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो फिर बचते हैं सिर्फ उसके सिबलिंग्स। ट्रेनिंग रूम में पहुंचते ही जीक दंग रह जाता है। इतना लग्जरी, इतना भव्य स्थान, ये साफ बताता है कि ये परिवार वाकई पूरे महाद्वीप में अपनी शान बनाए रखता है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वह सिस्टम चेक करता है। जैसे ही कमांड देता है उसके सामने एक चमकदार सिस्टम पैनल खुल जाता है और तभी उसे दिखता है उसकी स्लैश स्किल की प्रोफिशिएंसी बढ़ चुकी है। उसे खुद नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन अंदाजा यही है कि बार बार इस्तेमाल करने से ही अपने आप लेवल अप हो चुकी होगी। स्किल अपने आप उसकी हरकतों के हिसाब से एक्टिव हो जाती है। जीक को इसे चलाने के लिए कुछ खास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी समझ से तो लगता है कि अगर वो कोई नई चीज सीख ले तो वो भी सिस्टम अपने आप इस लिस्ट में एक नई स्किल की तरह जुड़ जाएगी। लेकिन अभी भी उसे एक बात समझ नहीं आती, स्किल और क्लास स्किल में फर्क क्या है, क्योंकि दोनों ही बिना उसके आदेश के अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। और फिर आता है वो तीसरा हिस्सा, ड्रैकोनियन स्किल, जिसे वो अभी देख भी नहीं सकता, क्योंकि उसे अनलॉक करने के लिए चाहिए पूरे 10 पॉइंट्स। जैसे ही वो इस ऑप्शन पर क्लिक करता है एक नया विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है कि कर्मा पॉइंट्स कमाने के लिए उसे मॉन्स्टर्स को मारना होगा। उसके वर्तमान कर्मा पॉइंट्स 0। इसी बात से उसका ध्यान मॉन्स्टर्स पर जाता है। डंजन्स में तो ऐसे ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं, लेकिन उनमें जाने के लिए कम से कम पर्पल नाइट लेवल चाहिए, जिस तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल उससे भी बड़ा सवाल है, आखिर वह भूतकाल में लौटा क्यों? ये सिस्टम क्या है? और ये स्किल्स और क्लास स्किल्स की असली सच्चाई क्या है? उसके दिमाग के सबसे पीछे एक शक बार बार उभरता है, क्या ये सब उस पुराने रहस्यमयी रिलिक से जुड़ा हुआ है? लेकिन उसके पास अभी इतना डेटा नहीं कि वो टुकड़ों को जोड़ सके। जो भी हो वो फैसला कर चुका है। जीक अपनी तलवार उठाता है और ठान लेता है कि सिस्टम हो या ड्रेकर वंश की शक्ति, वो हर चीज का इस्तेमाल करके खुद को और मजबूत बनाएगा। इस दुनिया में ताकत दो तरह की होती है, नाइट्स की ऑरा और मैजेस की माना। नाइट्स डंजन्स में जाकर अपनी ऑरा को मजबूत करते हैं, वहीं मैजेस मैजिक सर्कल्स के जरिए माना को रिफाइन करते हैं। दोनों शक्तियां एक दूसरे की बिल्कुल उलटी हैं। मतलब अगर कोई एक बार ऑरा जागृत कर ले तो वो कभी माना नहीं जगा सकता, और अगर माना जागृत हो जाए तो ऑरा की शक्ति हमेशा के लिए बंद। लेकिन बेचारे जीक के साथ किस्मत ने सबसे बड़ा मजाक किया। उसने ना तो डैंथियन जागृत किया और ना ही मैजिक सर्कल। यही कारण था कि ड्रेकर खानदान ने उसे बेकार समझकर घर से निकाल दिया और वो बिन मकसद भटकता रहा, जब तक कि उसकी मुलाकात उसके मास्टर से नहीं हुई। उसके मास्टर ने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन दो चीजें सबसे अनमोल थीं, हीलिंग की कला और ईथर हॉल। ईथर हॉल एक ऐसी अनोखी तकनीक थी जिसे उसके मास्टर ने खुद विकसित किया था। इसी से जीक ने प्रकृति की ऊर्जा ईथर को काबू करना सीखा। आज तक दुनिया में सिर्फ 2 ही ईथर यूजर्स हैं, जीक और उसका मास्टर। सिर्फ 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ही जीक का शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन तभी उसकी क्लास स्किल्स हीलिंग और विगर रिकवरी एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। हीलिंग एक बेहद दुर्लभ स्किल है जिसका अस्तित्व भी जीक को मास्टर से मिलने से पहले पता नहीं था। अगर किसी की निगाह इस स्किल पर पड़ जाए तो वो जीक को तुरंत इरेगुलर घोषित कर देंगे। इसीलिए उसने लियम के साथ लड़ाई में इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। वो कमरे में लौटते ही पूरी जान लगाकर खुद को हील करता है। जब पूरा शरीर दोबारा ताकत से भर जाता है वो बिना वक्त गंवाए फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जीक जानता है एक पल की ढिलाई भी उसके भविष्य को तबाह कर सकती है। सुबह होते होते वो पूरी तरह चूर हो चुका होता है।
हॉल की हर दीवार, हर कोना उसकी तलवार की मार से छलनी पड़ा है। जमीन पर गहरी खरोंचें और कटे हुए निशान साफ बताते हैं। ज़ीक पूरी रात मौत बनकर ट्रेनिंग करता रहा। इसी तरह एक पूरा हफ्ता बीत जाता है और अब हम पहुंचते हैं क्रेडल की कैफेटेरिया में। ज़ीक चुपचाप बैठा अपना काम कर रहा होता है। तभी उसके कानों में कुछ गप्पें पड़ती हैं। कुछ छात्र आपस में फुसफुसा रहे होते हैं। उनके मुताबिक ज़ीक तो जैसे पूरी तरह बदल ही गया है। जन्म से लूजर ये लड़का अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? उनका बस एक ही नतीजा निकलता है, लगता है काले जादू का सहारा लिया है। उधर दूसरी तरफ एक प्राइवेट लाउंज में एकेडमी के सारे बड़े बड़े टॉप छात्र आराम से दावत उड़ा रहे होते हैं। सबसे पहले तो राइना टेरोन बड़ी ही शान से अपना स्टेक काट काट कर खा रही है। उसके बगल में बैठा है शांत स्वभाव का ओवेन जिमंस, हमेशा की तरह कंपोज्ड, कूल और क्लासी। और उनके सामने बैठा है लियोन, पूरा बदमाशों वाला लुक, मुंह सूजा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी किसी से मार खाकर आया हो। और हम जानते हैं किसने मारा था। ओवेन बड़े प्यार से उसे समझाता है, अरे ठीक से खा ले, तुझे अभी तलवारबाजी की लड़ाई के लिए एनर्जी चाहिए। लेकिन लियोन का तो फ्यूज वैसे ही छोटा है। बिना किसी वजह के गुस्से में पूरी ताकत से मेज पर मुक्का मार देता है। मुक्का इतना तेज कि उसके सामने रखा रसदार स्टेक सीधे जमीन पर जा गिरता है। और तो और उसके झटके से राइना की प्लेट का टुकड़ा भी उछलकर गिर जाता है। बस ये होते ही राइना की आंखों में आग जल उठती है। उसकी तेज, ठंडी, धारदार नजरें लियोन जैसे जंगली को भी पल भर में सीधा कर देती हैं। दरअसल ये चारों एक ही बात पर एकजुट हैं, ज़ीक से नफरत। उन्हें कमरा जरूर एक मिला है, लेकिन दिल, सोच और रवैया सब अलग। एक दूसरे को सहन तक नहीं कर पाते। और वो जो थोड़ा बहुत साथ दिखता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी नफरत का टारगेट एक ही है, ज़ीक ड्रेकर। ओवेन बातचीत के बीच मान लेता है। मानना पड़ेगा, पैनक्रेशन में ज़ीक वाकई बहादुर और दमदार था। लेकिन ओवेन को पूरा भरोसा है कि तलवारबाजी की बारी आते ही ज़ीक फिर से उसी पुराने लूजर मोड में लौट आएगा। आखिरकार उसके मुताबिक ज़ीक को तलवार पकड़ना तक नहीं आता। ऐसे में वो किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता है? फिर एक और लड़का बोल पड़ता है, अरे छोड़ ना, ज़ीक तो इतना कमजोर है कि बेसिक तलवारें भी उसके लिए भारी पड़ती हैं। इसलिए तो उसे कस्टम तलवार बनवानी पड़ी। लियोन के लिए ये और भी बेइज्जती वाली बात है। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसे नाले के कीड़े जैसे इंसान से कैसे हार गया। वो मानता ही नहीं। उसकी नज़र में ज़ीक ने पैनक्रेशन में बस किस्मत के दम पर जीत ली थी। लेकिन रैना इस बकवास से पूरी तरह तंग आ चुकी है। वो ठंडी सटीक नज़र से सबको देखती है और कहती है, अगर तुम लोग सच में इसी पर भरोसा करते हो तो फिर तुम में से कोई भी ड्रेकर घराने का नाइट बनने के लायक नहीं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। बाकी के तीनों वहीं खामोश घुटे हुए बैठे रह जाते हैं। अब आते हैं तलवारबाजी के मुकाबले पर। पैनक्रेशन से बिल्कुल उलट, ये मुकाबला असली तलवारों से होता है और यही क्रेडल में हादसों का सबसे बड़ा कारण है। यही वो जगह है जहां कैडेट की असली काबिलियत खुलकर सामने आती है। और बस 1 महीने बाद ही शुरू होने वाला है ब्लेसिंग राइट, जिसमें हर ड्रेकर अपना ऑरा जागृत करता है। आखिरकार ड्यूल का दिन आ ही जाता है। इंस्ट्रक्टर तेज आवाज में आदेश देता है, ज़ीक ड्रेकर स्टेप फॉरवर्ड। हमारा लड़का एकदम कूल अंदाज में कंधे पर एक भीमकाय तलवार रखकर मैदान में उतरता है। तलवार इतनी बड़ी कि ज़ीक उससे आधा लगता है। इस नज़ारे ने सबको हंसी में फोड़ दिया। देखो, इसे लगता है तलवार जितनी बड़ी उतना फायदा। लगता है इस मूर्ख को पता ही नहीं तलवार चलाई कैसे जाती है। लेकिन माहौल एकदम बदल जाता है जब दूसरी तरफ से कदम बढ़ाती है राइना टेरोन। आग की तरह जलती आंखें, पूरी तैयारी, और आते ही वो नाटकीय अंदाज में ज़ीक को खुली चुनौती फेंकती है, आई चैलेंज यू टू अ ड्यूल। पूरा मैदान पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि सब जानते हैं ये मुकाबला कुछ अलग होने वाला है। हमारा लड़का बिल्कुल तैयार खड़ा है, जरा भी सोचे बिना चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन रैना को ये बिल्कुल नहीं पच रहा। ज़ीक को इतनी आसानी से एक भारी भरकम क्लेमोर उठाते देखकर उसके दिमाग का CPU ही हंग हो जाता है। पास से देखते ही उसे साफ महसूस होता है ये वो ज़ीक नहीं है जिसे वो जानती थी। जिस लड़के को तलवार सीधी पकड़ना भी नहीं आता था, आज उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी है कि रैना खुद एक पल के लिए डर जाती है। लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद को डांटती है, मैं डर? इस हारने वाले से बैकआउट करने का तो सवाल ही नहीं। आखिर चुनौती तो उसी ने दी थी। उधर ज़ीक भी दिल से बिल्कुल शांत नहीं है। उसे पता है उसकी पुरानी ट्रिक्स अब बिल्कुल काम नहीं आने वाली, क्योंकि आज सामने खड़ी है द लाइटनिंग नाइट, राइना टेरोन। ज़ीक की पिछली जिंदगी में इस लड़िका ने कॉन्टिनेंटल वॉर्स में अपना नाम आग की तरह फैला दिया था। अगली पीढ़ी की सबसे खतरनाक ड्रेकर्स में से एक। और सबसे बड़ा झटका, ये लड़की तो ब्लेसिंग राइट से पहले ही अपना ऑरा जागृत कर चुकी थी। ज़ीक की यादों के हिसाब से उसे ऑरा जागे कई साल हो चुके हैं। बस क्रेडल में वो कभी इसका इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो अपनी बेसिक्स को तेज धार देने में लगी थी। और फिर
सिग्नल बजते ही दोनों की तलवारें एक जबरदस्त धमाके के साथ टकराती हैं। पूरा एरिना गूंज उठता है। पहले ही टकराव के बाद रिया थोड़ा पीछे हटती है, फिर बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए दोबारा झीक पर टूट पड़ती है। सिर्फ एक वार में वो झीक को कई कदम पीछे घसीट देती है। इन 2 ही वारों से हमारा बॉय समझ गया, ये लड़की उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब रिया फिर से उसके ऊपर टूट पड़ती है। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी तेज कि हर स्विंग पर चिंगारियां उड़ने लगती हैं। पीछे उसके दोस्त बेचैन हो चुके हैं। अरे एक ही वार में खत्म कर देना, इतना खेल क्यों रही है? लेकिन उनमें से एक समझदार लड़का बोल पड़ता है, मूर्खों, रिया खेल नहीं रही, खेल तो झीक रहा है। अब स्विच करते हैं रिया की नजर से। उसे झीक की गार्डिंग में खुली कमजोरियां साफ दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही वो उन पर वार करती है, झीक की तलवार तुरंत उसके वार को रोक देती है, जैसे वो उसकी हर कोशिश की तारीफ कर रहा हो। और सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात, झीक एक वार ब्लॉक करने के बाद जानबूझकर एक और खुला मौका छोड़ देता है, जैसे ये ड्यूल उसके लिए जीतने वाला नहीं बल्कि उसे सिखाने वाला सेशन हो। कुछ राउंड के बाद रिया थक कर पीछे हट जाती है। पूरी तरह हाँफ चुकी है, सांसें भारी, लेकिन हमारा झीक न पसीना न थकान, चेहरा पूरा बोर, जैसे कह रहा हो बस इतना ही। रिया बिना ऑरा इस्तेमाल किए ईमानदारी से लड़ रही है, लेकिन क्या करें, फंडामेंटल्स की दीवानी से और उम्मीद ही क्या थी। अब जब लड़ाई पूरे जोश में है, झीक फैसला करता है कि रिया को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल ही देगा। वो जानबूझकर बेहद नीचे की स्टांस लेता है, जैसे एक ही मूव में दूरी मिटा देगा। रिया अपनी स्पीड पर भरोसा करके उसे हल्के में लेती है, लेकिन आंख झपकते ही झीक सामने, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने, वो इतनी तेजी से गैप क्लोज करता है कि रिया को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। झीक की तलवार इतनी जोर से नीचे गिरती है कि जमीन फट जाती है, मानो किसी ने मिनी भूकंप ला दिया हो। रिया तो यही सोचती थी कि जब तक दूरी बनी है वो उसकी हर मूव पढ़ सकती है, पर भाई झीक तो किसी और ही लेवल पर खेल रहा है। उसका वार हवा में जाता है, लेकिन उस वार से उड़ते पत्थर और मलबे सीधे रिया के चेहरे पर लगते हैं और उसकी नाक का हाल बेहाल कर देते हैं। अब झीक फिर से उसकी ओर दौड़ता है, हाथ में उसकी विशाल तलवार, और वो चमकती ब्लेड रिया की गर्दन से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूर। रिया को पूरा यकीन हो जाता है, बस अब खत्म। लेकिन अचानक झीक की तलवार उसके हाथ से ऐसे उछलती है जैसे किसी ने उसे झटका देकर फेंक दिया हो, और दूर जा गिरती है। भीड़ को बस यही दिखता है, तलवार गिर गई मतलब झीक हार गया। सब रायना पर फूल बरसाने लगते हैं, वाह बिना औंदरा इस्तेमाल किए जीत गई। लेकिन इंस्ट्रक्टर का चेहरा, भाई ऐसा लगा जैसे उसने डीएनए टेस्ट में 3 पिताओं के नाम देख लिए हों। पूरी दहशत में जम गया, क्योंकि सच्चाई ये थी, जब झीक का वार रायना के करीब आया, रिया ने बहुत हल्का बेहद महीन सा ऑनरा इस्तेमाल किया, इतना कम कि किसी ने नोटिस तक नहीं किया। और ये सबसे डरा देने वाला सच था, झीक ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपना ऑरा इस्तेमाल करे, वो भी तब जब उसने कसम खाई थी कि अकादमी में दाखिले से पहले वो एक बार भी ऑरा नहीं चलाएगी। रिया वहीं खड़ी है, चेहरे पर पछतावा, आंखों में शक, क्योंकि उसने अपनी कसम तोड़ दी थी। लेकिन अचानक झीक बिना किसी चेतावनी के उस पर टूट पड़ता है। मुट्ठी कसकर वो सीधा उसकी गर्दन पर मुक्का जड़ देता है। रिया घुटनों के बल गिर जाती है, मुंह से खून टपक रहा है और वो समझ नहीं पा रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। उधर कैविया में बैठे बाकी कायर चिल्लाने लगते हैं, ये क्या है, ये तो तलवार की लड़ाई थी, ये सस्ता हाथापाई क्या कर रहा है। पूरा मैदान झीक के खिलाफ उंगलियां उठाने लगता है, उसे बेशर्म, चीटर, पता नहीं क्या क्या कहने लगता है। पर भाई झीक एकदम चिल मोड में, मानो उसे इस हंगामे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस शांत होकर पूछता है, रिया लड़ाई जारी रखोगी? रिया जिद में आकर सोचती है कि वो अभी हारी नहीं, उसने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि मैंने गार्ड ढीला किया था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और सोचती है, एक डरावना सच उस पर बिजली की तरह गिरता है। अगर उसके हाथ में मुक्के की जगह चाकू होता तो वो यहीं खत्म हो चुकी होती। बस इसी एक ख्याल ने उसे तोड़ दिया और वो सम्मानपूर्वक हार मान लेती है। भीड़ जो कुछ सेकंड पहले झीक पर हंस रही थी, एकदम ठंडी पड़ जाती है। पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। झीक ड्रेकर, जिसे कुछ दिन पहले तक कचरा इंसान कहा जा रहा था, आज उसने उन घरानों की सबसे प्रतिभाशाली वारिस रिया टेरॉन, जिसे लाइटनिंग नाइट कहा जाता है, उसे हरा दिया। लोगों के लिए ये बात पचाना भी मुश्किल है। सीन कट होता है अबेल के किले पर। बाहर अभी अभी एक भयानक लड़ाई खत्म हुई है, गड्ढे में लाशों का ढेर लगा है और विलियम ये खौफनाक नजारा देखकर कांप जाता है। उधर अबेल भाई साहब तो किले के अंदर आराम से चाय सुड़क रहा है, जैसे बाहर कुछ हुआ ही ना हो। अबेल की नजर इस वक्त सिर्फ एक चीज पर टिकी है, वो चिट्ठी जिसमें लिखा है कि झीक ड्रेकर ने रिया जैसी प्रतिभाशाली योद्धा को हरा दिया। ये खबर सुनकर अबेल हल्का सा मुस्कुराता है। वो खड़ा होता है और पूछता है, पूरा चांद आने में कितना समय है? ब्लेसिंग राइट में कितनी देर है? जवाब मिलते ही वो कहता है,
तो फिर ड्रेकर फैमिली से मिलकर आ ही लिया जाए। विलियम ये सुनकर दंग रह जाता है। आप अकेले जाएंगे? लेकिन अबेल जैसे तलवार के देवता को किससे डर? वो तो बस बेकरार है ये देखने के लिए कि ड्रेकर परिवार का सबसे छोटा लड़का किस तरह की जागृति से गुजरने वाला है। उधर जीक बाकी बच्चों की तरह अपनी जीत का ढोल नहीं पीट रहा। उसे किसी प्रशंसा, किसी नाम की परवाह नहीं। वो बस दोबारा अपने ट्रेनिंग हॉल में घुस गया और लगातार मेहनत करता रहा, मानो जीत नाम की कोई चीज हुई ही ना हो। समय बीतता है और 1 महीने बाद वो दिन आ जाता है, ब्लेसिंग राइट का दिन। जीक अभी भी नहीं समझ पाता कि पिछली जिंदगी में इतनी घटिया बॉडी के बावजूद वो लाल नाइट कैसे बन गया था। ट्रेनिंग खत्म करके वो बोलता है, स्टेटस विंडो ओपन। उसकी मास्टरी स्किल वही है जैसा उसने सोचा था, एक्सपर्ट लेवल। और सबसे खास बात, हर स्किल के रैंक अप होने पर मास्टरी फिर से रीसेट हो जाती है, जिससे उसकी डी और ई रैंक स्किल्स की लंबी लाइन बनने लगी है। स्विफ्ट स्किल, जिससे उसने रिया को चौंकाया था, वो भी अब और तेज और घातक हो चुकी है। अचानक उसकी तेज इंद्रियां महसूस करती हैं कि कोई उसे देख रहा है। हॉल के बाहर बटलर डेकर खड़ा है। वह सूचित करता है, मास्टर 2 घंटे में हमें ब्लेसिंग राइट के लिए निकलना है। जीक सिर हिलाता है, ठीक है, तैयारी का समय हो गया, क्योंकि ड्रेकर फैमिली की मेन एस्टेट वहां गए उसे बहुत समय हो चुका है। जीक इस वक्त अपने परिवार ड्रेकर फैमिली के प्राचीन घर की ओर जा रहा है, जो डची ऑफ ट्रॉय में स्थित है। हालांकि उनका मुख्य महल महाद्वीप के बिल्कुल बीच में है, लेकिन ब्लेसिंग राइट हमेशा वहीं होता है जहां कभी ड्रैगन स्लेयर की किंवदंती जन्मी थी। मंजिल पर पहुंचकर जीक गाड़ी से उतरता है और कदम रखता है ड्रैगन नेस्ट लेयर में। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता है, एक बात उसे साफ समझ आ जाती है, यहां मौजूद लोग कोई आम लोग नहीं। हर कोई टॉप टियर वीआईपीज, नाम, शक्ति और प्रभाव से भरे हुए। और उनमें से कुछ वो अच्छी तरह जानता है, ये लोग असल में नजर रखने आए हैं उसकी जागृति पर। जीक मन ही मन मुस्कुराता है, ठीक है, जब मेरी अवेकनिंग आसमान फाड़ देगी, इन सब के चेहरे देखने लायक होंगे। लेकिन तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसे देखते ही उसकी नसें फड़क उठती हैं। वही अबेल, जो अभी किसी से हाथ मिलाता हुआ कह रहा है कि उसे इस ब्लेसिंग राइट में आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिवाय एक व्यक्ति के। और वो व्यक्ति है ड्रेकर परिवार का सबसे छोटा बेटा, यानी जाइक। अबेल ड्रेकर परिवार का दूसरा बेटा। लोग उसे कहते हैं लायन ब्लेड, लेकिन दुनिया के असली योद्धा उसे जिस नाम से जानते हैं वो है द बुचरिंग नाइट। जेक पूरी कोशिश करता है खुद को शांत रखने की, क्योंकि उसके पास विकल्प सीमित हैं। पिछली जिंदगी में अबेल कभी जीक की ब्लेसिंग देखने नहीं आया था। इसका मतलब है पैनक्रेशन वाले दिन की उसकी जीत ने भविष्य की दिशा बदल दी है। मुट्ठियां भींचते हुए जीक महसूस करता है, ये मेरा मौका है। अगर मैं इसे सही खेलूं तो किस्मत पूरी तरह मेरे हाथ में होगी। कुछ देर बाद ब्लेसिंग राइट शुरू होता है। पहला नाम पुकारा जाता है, एरन। वह आगे बढ़कर अपना हाथ रखता है उस रहस्यमयी पूल में, और देखते ही देखते उसका हाथ चमकता है नीले एसेंस से। हर ब्लेसिंग राइट में ड्रेकर खून में बहती सील्ड ऑनरा जागती है, और यह जागृति होती है ठीक उस समय जब क्रैडल से ग्रेजुएशन का समय आता है, यानी उम्र सिर्फ 12 साल। और आज सबसे पहला उदाहरण बन चुका है एरन। साधारण नाइट्स जहां 20 साल की उम्र पार करने के बाद ऑनरा जगाते हैं, वहीं ड्रेकर परिवार के बच्चों में ये जागृति बिजली की गति से होती है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब कोई ड्रेकर बच्चे सिर्फ ऑनरा नहीं बल्कि ड्रैगन स्लेयर की असली विरासत जगाते हैं, एक विशिष्ट क्षमता, माना इनहिबिशन। जैसे ही एरन का हाथ पूल में गया, पास की माना लैंप्स बुरी तरह गरजने लगे, लाल चिंगारियों से फटफटाते हुए। और ये होता है सिर्फ उन लोगों के साथ जो चारों दिशाओं को हिला देने वाली शक्ति लेकर जन्मे हैं। ऐसे बच्चों की जागृति कहलाती है प्योर ब्लड अवेकनिंग। और जो माना इनहिबिशन हासिल करते हैं, वे ताकत में सीधे पहुंच जाते हैं, रेड नाइट और ब्लैक नाइट जैसे राक्षसों के बराबर। इस क्षमता के कारण उन्हें जीवन भर पहनने पड़ते हैं विशेष ड्रेकर निर्मित दस्ताने, क्योंकि ये ताकत इतनी बेकाबू होती है कि बिना दस्तानों के सामान्य जीवन जी पाना असंभव है। इसका एक मशहूर उदाहरण है रैना टेरुन, जो अपनी जागृति के बाद से हमेशा दस्ताने पहनती है। जब कोई यह साबित कर देता है कि वह सच्चा प्योर ब्लड ड्रेकर है, तो उसे आधिकारिक रूप से प्रदान किया जाता है ड्रेकर नाम, और साथ में मिलता है उन्हें संभालने के लिए असीम धन, विशेष प्रशिक्षण और वो सारी सुविधाएं जिनका सपना साधारण परिवार कभी देख भी नहीं सकता। सारे दर्शक कानाफूसी कर रहे हैं, क्योंकि अंततः वह पल आ चुका है। सबसे ज्यादा प्रतीक्षित उम्मीदवार मंच पर कदम रख चुका है। सबको पूरा यकीन है कि इस बच्चे की जागृति रैना से भी आगे निकल जाएगी। पूरा हॉल उम्मीदों से भरा हुआ है। जैसे ही जीक ब्रॉन्ज स्टैच्यू के सामने खड़ा होता है, उसके भीतर एक अजीब सी चुभन उठती है। ये वही जगह है जहां उसकी पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान हुआ था, वो दिन जिसने उसे तोड़ दिया था।
लेकिन आज हालात अलग हैं। अब वह जीक है जो हीलिंग जानता है, ईथर को नियंत्रित करता है और सबसे बढ़कर जिसने अपने खून पसीने से खुद को अटूट बना लिया है। इसी उम्मीद के साथ वह अपना हाथ पूल में डालता है और तभी स्टैच्यू कांपने लगता है। पूरा हॉल सन्न कुछ सेकंड तक कांपता है और फिर अचानक पूरी तरह रुक जाता है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यह दृश्य देखकर यहाँ तक कि एबेल भी एक शब्द नहीं बोल पाता। जीक अपना हाथ बाहर निकालकर गहरी सांस लेता है और हकीकत सामने आ जाती है। जैसा सोचा था कुछ नहीं बदला। एबेल की मौजूदगी, अपनी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें, सब बेकार थीं। जागृति फिर से शून्य। दर्शक ठहाके लगाने लगते हैं। सीधी खून की लाइनेज और जागृति भी नहीं। रेना को कैसे हराया? जरूर कोई चाल चली होगी। उन्हें लगता है वो उसी बेकार जीक को देख रहे हैं जिसे वे हमेशा से मजाक समझते थे। लेकिन हमारा लड़का उनकी बातों पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। उसे पता है अगर जागृति नहीं मिली तो वह दूसरा रास्ता बनाएगा। सिस्टम उसे अचानक एक अपॉलॉजी भेजता है क्योंकि अभी अभी एक एरर हुआ है। जीक चौंक जाता है जब सिस्टम बताता है कि उसके क्लास आइडेंटिफिकेशन में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। लेकिन अगले ही मोमेंट सिस्टम बोलता है कि अब इनपुट कंप्लीट है और टर्मिनल ने यूजर की टैलेंट को हीलर के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया है। इसी के साथ उसका क्लास अनलॉक हो जाता है और साथ ही उसे एक रेयर क्लास का एक्सेस भी मिल जाता है। जीक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता। तभी अचानक वो ब्रॉन्ज स्टैच्यू तेज लाल रोशनी छोड़ने लगता है जो एक प्योर ब्लड अवेकनिंग का सिंबल है। पूरा हॉल स्टन्ड है। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा कि जीक ने शुरुआत ही एक रेड नाइट क्लास से की है। सिस्टम फिर एंशिएंट ड्रैगन की ब्लेसिंग को कनेक्ट करता है और जीक की सोल के अंदर छिपी शक्ति एक्टिवेट होने लगती है। दूसरी तरफ एबेल अपने भाई को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। सबसे पहले चिन की टैलेंट अवेकन होती है और फिर उसकी बाकी अवेकन टैलेंट्स आपस में मर्ज होकर एक बिल्कुल नए और अनहर्ड ऑफ क्लास में बदलने लगती हैं। इतना कुछ एक साथ हो रहा है कि जीक खुद शॉक्ड है। उसकी आंखें तब और फैल जाती हैं जब उसे एक नया यूनिक क्लास दिखाई देता है, इमॉर्टल, जो सिस्टम ने खुद उसे चोजन क्लास के रूप में दिया है। जीक के बॉडी से निकलती सुनहरी चमक स्पेक्टेटर्स का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। सबने क्लियरली स्टैच्यू से निकली रेड लाइट देखी थी, लेकिन अब शक का माहौल बन चुका है। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि शायद स्टैच्यू खराब है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर स्टैच्यू खराब है तो माना लैंप इतनी तीव्र प्रतिक्रिया कैसे दे रहा है? जीक पूरी स्थिति समझ चुका है और सोचता है कि अभी इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं। जैसे ही स्टैच्यू का रीडिंग सभी को हिला देती है, लोग शक करने लगते हैं कि कहीं ये खराब तो नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर ये टूटा होता तो माना लैंप रिएक्ट कैसे करता? माना इनहिबिशन भी नहीं था तो सब मन ही मन यही मानना चाहते हैं कि ये प्योर ब्लड अवेकनिंग नहीं है। तभी अचानक एबल तालियां बजाते हुए सबको चुप करा देता है। वो लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतनी बड़ी खुशी का मौका है, एक ही बार में 2 प्योर ब्लड्स जाग गए और तुम लोग बधाई देने के बजाय शक कर रहे हो। उसके सामने कोई बोल नहीं पाता और मजबूरी में सब ताली बजा देते हैं। एबल तुरंत अपने छोटे भाई के लिए एक जोड़ी ग्लव्स लाने का आदेश देता है। ग्लव्स जीक के हाथ में आते ही वो उन्हें नजरअंदाज करते हुए चला जाता है। एबल को तो उसका एटीट्यूड देखकर मजा आ रहा होता है, लेकिन हमारा लड़का अंदर ही अंदर सुलग रहा है कि आखिर उसे एबल जैसे इंसान से मदद क्यों मिली। ब्लेसिंग खत्म होती है और अब सबके लिए सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई है। लेकिन जीक तो अपने सिग्मा मेल ग्राइंड सेट में है। पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। जैसे ही वो जाने लगता है, एक आवाज उसे रोक देती है। ये उसकी उम्मीदों के खिलाफ है क्योंकि सामने एबल खड़ा था। वो पूछता है कि जीक कहाँ जा रहा है और साथ ही उसे बधाई देते हुए हैंडशेक की पेशकश करता है। हालांकि जीक अपने भाई से नफरत करता है, लेकिन खुलेआम उसका हाथ ठुकराना सीधा मुसीबत को न्योता देना होता, इसलिए वो मजबूरी में हाथ बढ़ाने ही वाला था। तभी उसके पिछले जन्म की खूनी यादें बिजली की तरह दिमाग में कौंध जाती हैं। अचानक जीक अपना हाथ पीछे खींच लेता है और एक शब्द तक नहीं कहता। एबल हल्की सी अपनी असली जहरीली नेचर दिखाता है और इस अजीब माहौल का दोष भी उसी पर डाल देता है। जीक के मन में तो बस एक ही बात गूंज रही है, इस आदमी का हाथ मैं कैसे पकड़ लूं? ये मेरी नजर में सबसे घिनौना और निकृष्ट इंसान है। एबल को असल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो बस हल्का सा हाथ हिलाकर जीक को गुड बाय बोल देता है और आराम से चला जाता है, जैसे बाद में मिलना तो तय ही हो। जीक भी मन ही मन ये स्वीकार करता है कि एक दिन उसे अपने भाई से आमना सामना करना ही होगा और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार है। सीन कट होता है पार्टी पर, जहां हर तरफ बस एक ही बात हो रही है, 2 प्योर ब्लड्स का एक साथ जागना। लेकिन सबके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल, जीक की गोल्डन लाइट का मतलब क्या है? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। ऊपर से वो पार्टी में दिख भी नहीं रहा। दूसरी ओर जीक तो एक अलग कमरे में आराम फरमा रहा है, सोशल पार्टी से जान बचाकर भागने वाले वाइब के साथ। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि वो अकेला ऐसा क्यों है जिसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। असल में प्योर ब्लड अवेकनिंग में एक चीज कॉमन होती है, माना इनहिबिशन, जो साबित करता है कि ड्रेकर फैमिली ड्रैगन्स के खिलाफ है। वही ड्रैगन जो माना के मुख्य स्रोत हैं।
लेकिन दुनिया की लगभग हर मशीन माना पर चलती है, इसलिए प्योर ब्लड्स को खास माना ब्लॉकिंग ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। अगर ज़ीक वाकई प्योर ब्लड अवेकनर है तो जैसे ही उसने ग्लव्स निकाले उसे तुरंत दिक्कत होनी चाहिए थी, लेकिन अभी उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। यही बात उसके दिमाग में घंटी बजा देती है। वो तुरंत अपना स्टेटस विंडो खोलता है और ये पहले से बिल्कुल अलग दिखता है। जहां उसे माना इनहिबिशन होना चाहिए था, वहीं उसकी स्क्रीन पर एक नया अनसुना ट्रेट चमक रहा होता है, माना रिफ्लेक्शन। अब ज़ीक की आंखों में असली दिलचस्पी जागती है। वो इस नए स्किल की डिटेल्स और गहराई से पढ़ने का फैसला करता है। स्टेटस विंडो खोलने पर ज़ीक को पता चलता है कि माना रिफ्लेक्शन असल में एक डिस्टॉर्शन फील्ड बनाता है जो आसपास की माना को पूरी तरह नलीफाई कर देता है। ये एक स्किल है, कोई पैसिव ट्रेट नहीं, इसलिए माना लैंप्स इसका रिएक्शन पकड़ नहीं पाते। ब्लेसिंग से पहले उसे एक रेयर क्लास हीलर माना गया था, लेकिन अब सिस्टम उसे यूनिक इमॉर्टल दिखा रहा है और ये चीज उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर देती है। आमतौर पर जो भी स्टूडेंट्स सेरेमोनी से गुजरते हैं उन्हें ब्लू ऑरा अवेकनिंग मिलता है। केवल रैना एक एक्सेप्शन थी जिसे रेड प्योर ब्लड अवेकनिंग मिला था। हमारे लड़के का मामला भी पहले वैसा ही लगा, लेकिन फिर अचानक वो रेड से गोल्ड में बदल गया। सिस्टम ने बताया कि उसके पास उस वक्त क्लासिफिकेशन के लिए कुछ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। ज़ीक सोच में पड़ जाता है, क्या सिस्टम ब्रॉन्ज स्टैच्यू को ही अपने क्लासिफिकेशन टर्मिनल के रूप में यूज कर रहा था? जैसे ही सिस्टम ने वो मिसिंग इंफॉर्मेशन स्टैच्यू के अंदर इंजेक्ट की, उसी पल स्टैच्यू ने वायलेंटली रिएक्ट किया और रेड लाइट निकाली। अब सभी टुकड़े एक साथ जुड़ने लगते हैं। ज़ीक की थ्योरी साफ है, स्टैच्यू का असली काम अवेकनिंग को डिटेक्ट करना नहीं है, उसका काम है क्लास को जज करना। रेड रेयर क्लास, गोल्ड इज यूनिक क्लास। ऊपर से ये स्टैच्यू एक प्राचीन रेलिक है, टर्केन ड्रेकर फैमिली के फाउंडर से भी पुराना। आज की दुनिया में क्लास आइडेंटिफिकेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, इसीलिए लोग समझते आए कि स्टैच्यू का रेड लाइट मतलब प्योर ब्लड अवेकनिंग है। लेकिन हकीकत, रेड लाइट इज रेयर क्लास अवेकनिंग। प्योर ब्लड अवेकनिंग से इसका कोई लेना देना नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्लान फैमिली का हेड भी इस सच्चाई से अनजान है। उधर ज़ीक को पता चलता है कि उसके अकाउंट में 100 कार्मा पॉइंट्स पड़े हैं। वो सोचता है कि शायद ये उसे सेरेमोनी के दौरान मिले होंगे और बिना वक्त गंवाए वो उन्हें इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। वो तुरंत ड्रैकोनियन स्किल खरीदने का फैसला करता है। खरीदते ही सिस्टम में जोरदार जानकारी का सैलाब आ जाता है और ज़ीक को कई बिगिनर लेवल ड्रैगन स्किल्स मिल जाते हैं। ड्रैगन आइज, माइट ऑफ द ड्रैगन, डिवावर। पहले 2 स्किल्स की यूज केस वह समझ जाता है, लेकिन डिवावर मतलब बस डाइजेशन तेज करना, भाई ये तो पूरी तरह बेकार वाइब देता है। ज़ीक रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो सिर्फ ड्रैगन आइज और माइट ऑफ द ड्रैगन को अनलॉक करता है। दूसरा स्किल थोड़ा डेंजरस है क्योंकि इसमें ऑरा का इस्तेमाल होता है, इसलिए वो फिलहाल उसे टाल देता है और सिर्फ ड्रैगन आइज एक्टिवेट करके देखता है कि इसमें खास क्या है। शुरू में तो उसे कुछ अलग महसूस नहीं होता, न कोई एक्स्ट्रा सेंसेस, न कोई फ्लैशी विजन, जिससे ज़ीक थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो खिड़की खोलकर गार्डन में खड़ी एंशिएंट स्टैच्यू को घूरता है, स्किल अचानक फुल पावर में एक्टिवेट हो जाता है। उसकी विजन जूम इन होने लगती है, इतनी कि दूर खड़े ऑब्जेक्ट्स भी बिल्कुल पास दिखाई देने लगते हैं। साथ ही वो जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने फ्लड होने लगती है। स्टैच्यू की बिल्ड, उसका मटेरियल, उसकी संरचना, हर चीज की जानकारी बिजली की तरह उसके शरीर में दौड़ जाती है। ये ओवरलोड सीधे उसके शरीर पर भारी पड़ता है और पावर डीएक्टिवेट होते ही वो पूरी तरह थक जाता है, ऑलमोस्ट एग्जॉस्शन की हालत में। ज़ीक सोचता है कि अगर उसकी पावर्स का इतना भारी ड्रॉबैक है तो इन्हें बार बार इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, लेकिन तभी उसका हीलिंग फैक्टर अपने आप एक्टिवेट होकर उसकी थकान मिटा देता है, और वो भी बिना उसके सोचने या कमांड देने के। सिस्टम स्क्रीन चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसकी सारी क्लास स्किल्स पैसिव एबिलिटीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं और उनकी लेवल भी बढ़ गई है। उसका हीलिंग फैक्टर अब ऑटोमेटिक है, यानी बॉडी को रिपेयर करने के लिए उसे स्किल एक्टिवेट तक नहीं करना पड़ता। ये उसकी पुरानी हीलिंग एबिलिटी का ओपी संस्करण है, लेकिन हीलिंग इतनी ओवरपावर्ड होकर भी इन्फिनिट स्पैम नहीं है, वरना वो पहले जिंदगी में मरता ही क्यों। फिर भी हीलिंग फैक्टर की नेचर अनंत है, इसलिए वो इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। ज़ीक अपने हाथ पर ब्लेड से हल्की कट लगाता है और कुछ ही सेकंड में कट बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह हील हो जाता है। अब ज़ीक को अपनी ताकत पर इतना विश्वास हो चुका है कि जहां एकेडमी से ग्रेजुएट होने में आमतौर पर 5 साल लगते हैं, वो सोचता है कि वो इसे सिर्फ 2 साल में पूरा कर लेगा। ड्रेकर एकेडमी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नाइट एकेडमी, जिसमें दाखिला पाने के लिए कोई भी एस्पायरिंग नाइट सब कुछ बेच देने को तैयार हो जाए। ये एकेडमी डची ऑफ ट्रॉय में स्थित है और हर नए सेमेस्टर के साथ इसकी जिंदगी फिर से खिल उठती है। जब ज़ीक दूसरों के बीच से गुजरता है, उसे एहसास होता है कि हायर रैंक्ड स्टूडेंट्स दिखने में ही नहीं, काबिलियत में भी पूरे अडल्ट्स जैसे हैं।
अगर क्रेडल के बच्चों से तुलना करें तो ये सिर्फ बड़ी फैमिलीज के स्पॉइल्ड प्रोडिजीज लगते हैं। ज़ीक तो साफ कहता है कि उसकी पूरी फैमिली एकदम बिगड़ी हुई है। ड्रेकर फैमिली के पीछे खड़े सैकड़ों ब्रांच फैमिलीज में 3 फैमिलीज सबसे ताकतवर हैं, जिन्हें सच में ग्रेट फैमिलीज कहा जा सकता है। ड्रेकर फैमिली की 3 सबसे ताकतवर शाखाएं हैं। पहली टून ऑफ स्ट्रेंथ, जिसमें राइना आती है, दूसरी जिमन्स ऑफ विजडम और तीसरी वार्डीसी फैमिली ऑफ गोल्ड। इन तीनों महान फैमिलीज के बच्चे यहां मौजूद हैं, लेकिन ज़ीक को उनकी तरफ देखने तक का मन नहीं। उनके लिए उसके पास 1 सेकंड भी फालतू नहीं। सीन कट होता है प्लैटिनम मैंशन की हाई क्लास डॉर्मेटरी पर, जहां ट्रेनिंग हॉल, शानदार लाइब्रेरी और हर तरह की लग्जरी फैसिलिटीज से भरा हुआ माहौल है। ये जगह सिर्फ सबसे टॉप स्तर के स्टूडेंट्स के लिए है। प्योर ब्लड अवेकनर्स को तो एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज भी मिलता है, फ्लोर मास्टर बनने का, यानी प्लैटिनम फ्लोर पर उनका अलग ही रुतबा होता है। यहीं एक मेड ज़ीक का स्वागत करती है और उसे उसके असाइंड फ्लोर की ओर ले जाती है, जहां बाकी लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को देखकर ज़ीक थोड़ी थकान महसूस करता है, क्योंकि प्योर ब्लड अवेकनिंग के बाद भी वो सोशल क्राउड में खुद को आरामदायक महसूस नहीं करता। उसे बताया जाता है कि डेकर उससे दूसरी रूम में मिलना चाहता है। ज़ीक बिना वक्त गंवाए वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता है कि डेकर फालतू नहीं बुलाता। बटलर उसके लिए एक चीज लेकर आया है। वो उसे वही प्रीमियम ग्लव्स दिखाता है जो अवेकनिंग के वक्त ज़ीक को मिले थे। हालांकि ज़ीक के पास अब नए ग्लव्स भी हैं, लेकिन उसकी नजर अब एक नई तलवार पर है। वो ब्लेड उठाता है और बटलर भी बिना किसी आपत्ति के उसके फैसले को सपोर्ट करता है, क्योंकि डची ऑफ ट्रॉय माउंटेन रेंजेस के बिल्कुल पास बसा है और इसी वजह से वहां उच्च गुणवत्ता का आयरन और कमाल के क्राफ्ट्समैन मिलते हैं, जो अकादमी के छात्रों के लिए एक अनमोल ताकत साबित होते हैं। डेकर चाहता है कि यंग मास्टर के लिए वह खुद एक क्राफ्ट्समैन ढूंढे, लेकिन ज़ीक इसे खुद संभालना चाहता है। वो चाहता है कि वह क्राफ्ट्समैन से सामने मिलकर उसकी स्किल को जज कर सके, इसलिए वो डेकर से रिक्वेस्ट करता है कि वह पहले से अपॉइंटमेंट सेट कर दे। ज़ीक जिस क्राफ्ट्समैन को ढूंढना चाहता है, गैलियन हाल्बर्ट, उसका नाम तो बटलर ने आज तक सुना भी नहीं। फिर भी डेकर इस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करेगा। इसके साथ वह ज़ीक को याद दिलाता है कि कल उसकी पहली क्लास है, इसलिए उसे डॉक्यूमेंट्स जरूर रिव्यू कर लेने चाहिए। उसी शाम ज़ीक नोट्स पढ़ते हुए एक दिलचस्प बात नोटिस करता है। प्लैटिनम फ्लोर को खास तौर पर उसे दिया गया है ताकि वो अपनी ड्रैकोनियन स्किल्स को आराम से टेस्ट और डेवलप कर सके। तभी एक मेड उसे सूचना देती है कि राइना ने उसे डिनर पर बुलाया है। ज़ीक थोड़ा हैरान होता है, लेकिन इनविटेशन स्वीकार कर लेता है। उसकी फ्लोर पर पहुंचकर ज़ीक थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि राइना तो यहाँ कोई अलापोन जैसा गेम खेलते हुए वाइब दे रही है। वो उसे गर्मजोशी से वेलकम करती है और डिनर के अजीब से सेटअप के लिए माफी भी मांगती है। ज़ीक को इससे कोई दिक्कत नहीं। वो बैठ जाता है और दोनों पहले खाना खाने का फैसला करते हैं। टेबल के उस पार बैठे ज़ीक की नजरें तुरंत महसूस कर लेती हैं कि राइना अपने लोअर एब्डोमेन में ऑरा सर्कुलेट कर रही है, वो भी इतने कैजुअल सेटिंग में। ज़ीक सोचता है कि क्या वो पर्पल नाइट बनने का लक्ष्य रखती है। शायद इसी वजह से उसकी सोर्ड स्किल्स अपनी लिमिट को छू चुकी हैं। ज़ीक की नजर में ये प्योर पोटेंशियल की बर्बादी है। डिनर खत्म होते ही ज़ीक आधा थक चुका है और उसे शौक ये भी लगता है कि राइना ने उससे काफी ज्यादा खा लिया, अब पेट भर चुका है। तो राइना असली मुद्दे पर आना चाहती है। रिया सीधे मुद्दे पर आती है। वह ज़ीक को टेरन फैमिली का पूरा समर्थन ऑफर करती है, लेकिन ज़ीक को लग जाता है कि यहाँ कोई बड़ी गलतफहमी है। वह उसे याद दिलाता है कि दोनों प्योर ब्लड अवेकनर्स हैं, तो फिर ऐसा सपोर्ट क्यों? रिया तुरंत जवाब देती है और इस बार बिल्कुल दृढ़ता से। वह कहती है कि गलत ज़ीक है, वो नहीं। प्योर ब्लड होना कई प्रिविलेजेस देता है, जैसे प्लैटिनम फ्लोर, हाई क्लास फैसिलिटीज और स्टेटस एडवांटेजेस, लेकिन बढ़ने के मामले में प्योर ब्लड्स को कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। ड्रेकर एकेडमी में सदियों का एक्यूमुलेटेड नॉलेज, एलीट ट्रेनर्स और स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, जो एबिलिटीज को इवॉल्व करने के लिए क्रिटिकल हैं। इन सब के बिना कोई भी पीछे रह जाएगा। रिया के मुताबिक सपोर्ट फैमिलीज की भूमिका बहुत बड़ी है। वह उदाहरण देती है, एबल ड्रेकर, एक प्योर ब्लड ड्रेकर फैमिली का स्टार, सबसे कम उम्र का व्हाइट नाइट और अभी के समय का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक नाइट, और उसके लेवल के पावर हाउस को भी जिमन्स फैमिली का सपोर्ट मिला था। टेरन फैमिली के पेट्रियार्क ने अभी तक ये नहीं बताया कि वह ज़ीक को सपोर्ट क्यों देना चाहते हैं, लेकिन उनका आदेश एब्सोल्यूट है। टेरन फैमिली का पूरा बैकिंग ज़ीक ड्रेकर को दिया जाएगा। रिया पूरी सिंसेरिटी से अपनी बात दोहराती है, लेकिन हमारा लड़का, वह तो उसके दिल से खेलते हुए बिल्कुल शांत स्वर में एक ही शब्द बोलता है, नो। इस एक जवाब ने रिया को हिलाकर रख दिया। वह शॉक में पड़ जाती है, क्योंकि उसकी समझ से परे है कि इतना अच्छा डील कोई कैसे ठुकरा सकता है। सीट से उठते ही झीक बाहर जाने लगता है। वो साफ कह देता है कि उसे ऐसी किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं, सिवाय इसके कि वो एक प्योर ब्लड अवेकनर है। खाने का उधार चुकाने के लिए वो उसे एक पर्सनल सलाह देता है,
जीक बताता है कि उसकी तलवार यूं ही इतनी ताकतवर नहीं है, जरूर उसके पीछे खड़े उन लोगों से इसका कोई कनेक्शन है। जीक कहता है कि उसकी असली ताकत उसकी लचीली और अडेप्टेबल बॉडी में है, इसलिए वो कभी भी दुश्मन पर सीधे सिर से हमला न करे। इसके बजाय उसे चाहिए कि वह अपने स्मूथ और फ्लूइड मूवमेंट से दुश्मन के हमले को रीडायरेक्ट करे और फिर एकदम सटीक एकल वार करे। अगर वो ऐसा कर पाई तो वो अभी जितनी मजबूत है उससे कई गुना आगे निकल जाएगी। यह सुनकर वह चुप रह जाती है, निराश भी, फ्रस्ट्रेटेड भी। वो हमेशा से अपने परिवार की स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेडिशन को फॉलो करती आई थी, लेकिन जीक की बातों में सच्चाई थी। वो अपने परिवार के नाम पर खरा उतरने की कोशिश में अपनी असली लड़ने की शैली खो चुकी थी। जीक ने ये एक नजर में पकड़ लिया। बचपन से उसे जीनियस कहा गया, लेकिन असली सलाह कभी किसी ने नहीं दी। इस बातचीत ने उसकी नजर में जीक ड्रेकर की इमेज पूरी तरह बदल दी। दूसरी तरफ अब आगे बढ़ते हैं जीक की मोनोलॉग पर। वो सोच रहा है कि उसकी नई स्किल्स ने उसे कितना ओवर पावर कर दिया है। एक पूरी रात की ट्रेनिंग भी उसे थकाने में नाकाम रही। भाई की तो अब इन्फिनिट स्टैमिना है, उम्र बढ़ने से पहले तो यह ब्रह्मांड भी थक जाएगा, पर जीक नहीं। अपने पिछले जीवन में यह जगह उसके लिए नर्क थी, लेकिन अपनी नई अवेकेंड अवस्था के साथ अब सब कुछ उसके लिए काफी चिल हो चुका है। जीक उस सुकून का मजा ले रहा है जिसे ना पैसे खरीद सकते हैं ना ही ताकत। जैसे ही वो अपने काम से काम रखकर घूम रहा होता है, तभी जिमन्स फैमिली का प्रतिनिधि उसकी तरफ आता है। ये है ओवेन, परिवार का तीसरा बेटा और मैनिपुलेशन में पीएचडी। पिछले जीवन में इसने जीक को ब्लैकमेल किया, धमकाया और हर तरह से परेशान किया था। मजे की बात, पिछले जीवन में भी इसने जीक को डिनर पर बुलाया था और जीक ने उसके चेहरे पर इनकार दे मारा था। लेकिन इस जिंदगी में ओवेन तो जरूरत से ज्यादा ही दोस्ती दिखा रहा है। जीक तुरंत समझ जाता है कि ये कौन सा इनविटेशन लेटर की बात कर रहा है और सीधा एक तगड़ा ताना मार देता है। ओवेन पूछता है कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तभी जीक ठंडे चेहरे से बोलता है, क्योंकि मुझे तेरे जैसे कमीने के मैसेज की परवाह ही नहीं। उसकी ये बदतमीज लाइन सुनकर ओवेन का दोस्त भड़क उठता है। उसे लगता है कि जीक एक विनम्र इन्विटेशन पर जरूरत से ज्यादा रूड हो रहा है। जीक की तरफ से एक दमदार हु द हेल आर यू और भाई को बोलती बंद। जीक को पता है कि ये ढोंगी बस ओवेन को इम्प्रेस करने के लिए ताकतवर बनने का नाटक कर रहा है, इसलिए वो बात बढ़ाए बिना वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी ये निकम्मा बिना बताए उस पर हमला कर देता है। ऑरा मैनिपुलेशन से ढका हुआ वार। लेकिन फिर भी जीक ने उसे हवा में ही रोक लिया। उस आदमी का नाम है डर्बन रॉसवेल और वो दहाड़ते हुए बताता है कि वो दुनिया का सबसे महान है। हाँ, सबसे महान रेफ्रिजरेटर शायद। ड्राइकर परिवार का सबसे छोटा लड़का बस हंस पड़ता है। उसके लिए ये आदमी ना नाइट है ना सही मायने में कैडेट, बस एक चलती फिरती कॉमेडी पीस है। जीक अचानक लाइटनिंग फास्ट स्पीड में हमला करता है और उस आदमी के एब्डोमेन पर ऐसा हुक मारता है जो माइक टाइसन को भी शर्मिंदा कर दे। आदमी का फेस जमीन से टकराता है और जीक खुशी खुशी अगली चुनौती की तरफ इशारा करता है। कौन है जो जिमन्स फैमिली से आगे आए और जरा दम दिखाए। ओवेन पास आता है और कहता है कि उसे जीक के स्ट्रेंथ दिखाने के थिएट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी लोग जीक को छोड़कर चले जाते हैं। जीक उन्हें केवल सर्कस क्रू से ज्यादा कुछ नहीं समझता। अब थोड़ी बात ड्रेकर एकेडमी के इंट्रिकेसीज की। एकेडमी 2 क्लासेस में बंटी हुई है। एक नॉर्मल क्लास जिनमें टैलेंट कम है, उन्हें एफर्ट और डिसिप्लिन रेजिमेंट के जरिए पढ़ाया जाता है। 2 स्पेशल क्लास, जिन कैडेट्स में प्रतिभा है वे बेसिक सब्जेक्ट्स के अलावा अपने सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। स्पेशल क्लास में एलीट और टॉप टियर स्टूडेंट्स जमा होते हैं। यही वजह थी कि जीक को पहले से अंदाजा था कि कौन यहाँ आएगा, लेकिन सच कहें तो कोई भी खास नहीं। सब वही अलमनाई हैं जिनसे वो पहले ही परिचित है। जीक तो मजाक करते हुए कहता है, स्पेशल क्लास नहीं, ये तो बस क्रेडल क्लास है। क्लास शुरू होती है और पोडियम पर इंस्ट्रक्टर आज किसी बहुत ही खास व्यक्ति का परिचय देता है। ये रहस्यमय शख्स कभी एम्पायर का कमांडर इन चीफ था, लगभग 2 दशक पहले, और वही शख्स था जिसने अपनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी से एम्पायर के इन्वेजन को रोका। आज उसे एकेडमी में स्वागत किया जाता है। डीन हावर्ड ड्रेकर, वही शख्स जो इस एकेडमी की पूरी व्यवस्था चलाता है। हावर्ड, जिसे लोग वॉर हीरो के नाम से जानते हैं, आशा का प्रतीक और टैक्टिकल वॉर का मानक माना जाता है। लेकिन सच, हकीकत उसके फेम से कहीं ज्यादा काला है। दरअसल उसने अपनी सर्वाइवल के लिए दुश्मन को कुछ जानकारी लीक कर दी थी और बस इतनी सी लक ने उसे उस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया। सीधे शब्दों में वो एक लकी सेल आउट है जिसने सिर्फ अपनी जिंदगी बचाई और फिर ग्लोरी का मजा लिया। जीक की नजर में ये आदमी सबसे घटिया और घिनौना है। वो दावा करता है कि इसी इंसान की वजह से उसे पहली बार एकेडमी से निकाल दिया गया था। अब जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, जीक एमलेसली डची ऑफ ट्रॉय में भटकता रहा। वहीं उसे स्लेव ट्रेडर्स ने पकड़ लिया और सदर्न कार्टेल को बेच दिया। इस आदमी का अस्तित्व ही जीक के लिए एक ट्रॉमेटिक मेमोरी है और यकीन मानो वो किसी दिन इस फैट गाइजर से अपनी रिवेंज लेगा। डीन का स्पीच खत्म होता है और टीचर क्लास शुरू करने के लिए आगे आता है। कैडेट्स को तुरंत अरीना की ओर जाने के लिए कहा जाता है, इंडोर ट्रेनिंग के लिए।
अरीना में पहुंचते ही जीक सोचता है, मुझे ड्रैगन स्लेइंग का बेसिक क्यों पढ़ना है। पिछले जीवन में उसने ऑरा भी नहीं वील्ड किया था और 2 होल साल वेस्ट कर दिए थे, जबकि आम आदमी इसे सिर्फ 3 महीने में सीख जाता है। इंस्ट्रक्टर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, रोज नाइट ऑन्ड्रे ड्रेकर। वो स्टूडेंट्स को ड्रैगन स्लेइंग के बेसिक सिखाने के लिए जिम्मेदार है। स्टूडेंट्स थोड़े अंडरवेल्म्ड हैं क्योंकि उन्हें इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन नाम सुनते ही जीक की मेमोरी में तुरंत एक छवि फ्लैश होती है। जीक को याद आता है कि एंड्रे कोई प्योर ब्लड अवेकनर नहीं है, फिर भी उसने एकेडमी से सबसे जल्दी ग्रेजुएशन किया था, वॉलहला का वैलेडिक्टोरियन, और इतनी जबरदस्त प्रतिभा की ड्रेकर फैमिली ने उसे अपना नाम तक दे दिया। ये वही आदमी है जिसके बारे में तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है, डोंट वरी, वो बस दोस्त है। लेकिन असल में सबसे बड़ा खतरा यही होता है। जीक मानता है कि स्पेशल क्लास के टीचर्स अलग अलग लेवल के होते हैं, लेकिन एंड्रे का पर्सनालिटी स्टैट 0 से भी नीचे है। सीधे शब्दों में, उत्तम तलवारबाज, घटिया इंसान। क्लास शुरू करते ही एंड्रे सबको चुप रहने को कहता है और कैडेट्स को अपनी तलवारें निकालने का आदेश देता है। इसी दौरान उसकी नजर जीक की बड़ी बड़ी एनिमे वाली जायंट सोर्ड पर पड़ती है। बाकी स्टूडेंट्स की तलवारें उसके सामने टूथपिक जैसी लग रही थीं, लेकिन जीक इसे ऐसे घुमा रहा है जैसे वो उसके हाथ की खिलौना हो। एंड्रे का रेस्टिंग बिच फेस मोड ऑन होकर उसे तुरंत अरीना में आने का हुक्म देता है। उसे लगता है कि यह लड़का अपने साइज से 3 गुना बड़ी तलवार उठाकर ओवर कॉन्फिडेंट बन रहा है, लेकिन ये वही रिएक्शन था जिसका इंतजार जीक पहले से कर रहा था। यही वजह थी कि उसने खास तौर पर यह जायंट सोर्ड उठाई ताकि टीचर खुद उससे उलझे। जीक सीधा प्रोवोक मार देता है, सर, इसी तलवार से मैं आपको भी हरा सकता हूं। पूरी क्लास में सन्नाटा और एंड्रे की भौहें ट्विच करने लगती हैं। सीन इतना टेंस हो जाता है कि सिस्टम खुद ही जीक का मेंटल डिफेंस स्किल एक्टिवेट कर देता है। सिचुएशन के साइकोलॉजिकल प्रेशर को झेलने के लिए एंड्रे गुस्से में अपनी तलवार खींचता है ताकि लड़के को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देकर अच्छे से ठंडा किया जा सके। लेकिन वही तो जीक चाहता था। इंस्ट्रक्टर एंड्रे भी जीक के लिए एक शर्त रख देता है, अगर जीक उसे हरा पाया तो न सिर्फ वो उसकी बदमाशी वाली बातें भूल जाएगा, बल्कि क्लास में उसे जो चाहे करने की आजादी भी मिल जाएगी। ऊपर से बोनस इंसल्ट, मैं तो ऑरा भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन एंड्रे को क्या पता, यह तो जीक की ही गेम प्लान में प्लस पॉइंट बन गया। जीक को पहले से एंड्रे की सबसे बड़ी कमजोरी पता है, तो कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। पर समस्या यह है कि उसका भाई भी दूर से सब देख रहा है। जीक पिछली जिंदगी की तरह अनचाही अटेंशन नहीं चाहता, तो उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल, बस एंड्रे की यूनिफॉर्म को थोड़ा सा काटना, फिर इंटेंशनली हार मान लेना। फाइट शुरू होते ही जीक बिजली की तरह टीचर की गर्दन पर वार कर देता है, लेकिन एंड्रे अपनी ब्लू नाइट लेवल रिफ्लेक्सेस से तलवार को झटके में पैरी कर देता है। जीक को तुरंत समझ आ जाता है, हाँ भाई, इस बार लड़ाई टफ होने वाली है। जीक चारों दिशाओं से फ्लिप, जंप, डैश मारता हुआ अटैक करता है, लेकिन हर बार एंड्रे का डिफेंस आयरन वॉल की तरह उसके वारों को डिफ्लेक्ट कर देता है। बाकी कैडेट्स की आंखें फटी की फटी। 30 मिनट से ये लड़का बिना रुके लड़ रहा है और एंड्रे अभी भी वारों को रोकते रोकते थकने लगा है। उधर एंड्रे हैरान, उसकी तलवार कांप रही है, शरीर भारी महसूस हो रहा है और सामने खड़ा बच्चा मानो इन्फिनिट एनर्जी मोड में है। ऑरा ना इस्तेमाल करने की अपनी ही शर्त अब उस पर पलटवार कर रही थी। असल में यह दृश्य यह साबित करता है कि ड्रेकर परिवार के एक एवरेज प्योर ब्लड अवेकनर का भी स्तर इतना ओपी होता है कि तुलना करना ही अनफेयर है। और जीक, वो आराम से एंड्रे की शिटी स्टेमिना का फायदा उठाकर स्लोली उसे थकाकर नरक बना रहा है।